वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी जानकारी। लल्लन टॉप आपसे मिलने आ रहा है। कब, कहां और कैसे, देख लीजिए। दिन है शुक्रवार, तारीख होगी 17 दिसंबर, समय दोपहर के 2 बजे और जगह अग्रसेन पार्क, रामपुर गार्डन, बरेली। गालिब का एक शेर गौर फरमाइए। दोस्त गमख्वारी में मेरी सही फरमाएंगे क्या, जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ाएंगे क्या। कोविड का जख्म है, जब भी लगता है कुछ भरेगा, कोविड के नाखून और तेज हुए जा रहे हैं। पिछले 2 सालों से दुनिया कोविड के नासूर को सह रही है। पहली वेव के बाद दूसरी में अल्फा वेरिएंट लगा, उससे छुटकारा मिल गया है, तो तीसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट और अब ओमिक्रॉन। टर्मिनेटर की तरह हर नई फिल्म में नई शक्तियां और नष्ट करना और भी मुश्किल। पिछले दिनों रिलीज हुई एक सर्वे में जब पूछा गया कि लोग नए वेरिएंट से कितने चिंतित हैं, तो अधिकतर लोगों ने जवाब दिया चिंतित नहीं है। पहली नजर में ओवर कॉन्फिडेंस की तरह दिखाई देने वाला यह जवाब दरअसल इतना सिंपल नहीं है। शुरुआती जांच से तो यही लगता है कि ओमिक्रॉन डेल्टा जितना मारक नहीं है। अधिकतर शुरुआती स्टडीज ने इसकी पुष्टि की है। लोगों के चिंतित न होने वाले जवाब का एक कारण तो यही है, लेकिन एक दूसरा कारण भी है। अंग्रेजी में इसके लिए 2 शब्द हैं, पैंडेमिक फटीग। हिंदी में इसका तर्जुमा बात तो उतना क्लियर नहीं करता, लेकिन फिर भी कहेंगे तो आप इसको कहेंगे महामारी से होने वाली थकान। यूं तो कोविड के बाद लंबे समय तक थकान बनी रहती है, लेकिन पैंडेमिक फटीग से आशय अलग है। लोग थक चुके हैं बीमारी से डरते डरते। वो किसी फिल्म का डायलॉग है ना, इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। 2 साल तक वैक्सीन लगाओ, मास्क लगाओ, हाथों को रगड़ो, सैनिटाइज करो और हर कॉल से पहले महानायक का संदेश, जब तक दवाई नहीं ढिलाई नहीं। वैक्सीन भी आ गई और अब ओमिक्रॉन भी। मन ही मन सवाल उठना लाजमी है, आखिर कब तक। इसलिए जब लोग कहते हैं कि वो ओमिक्रॉन से चिंतित नहीं है, तो इसका एक आशय ये भी है कि भाई कब तक चिंता करते रहेंगे। लेकिन ओमिक्रॉन के चलते चिंता न सही, एक्सट्रीम सावधानी आवश्यक हो चुकी है। शुरुआती जांच में डेल्टा से कम मारक दिखाई देने वाला ओमिक्रॉन कहीं बड़ी तबाही ला सकता है। क्यों, जानेंगे आज दुनियादारी के एपिसोड में। साथ ही बात ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर से आ रही खबरों की, जिसमें भारत के लिए खतरे की घंटी है। आस पड़ोस बीमार हो तो अपना घर कब तक बीमारी से सुरक्षित रह सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। आगे बढ़ने से पहले जरा पीछे लौटते हैं। 2 साल में कोविड से अब तक लाखों लोग मर चुके हैं। अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े विश्लेषण छोड़ भी दें तो भी लोगों को पेट्रोल और तेल के दामों में इसका असर अपने घर में दिख रहा है। ब्रिटेन, अमेरिका और भारत में मुद्रास्फीति में रिकॉर्ड बढ़त हुई है। इस सब के बावजूद हम ये नहीं जान पाए हैं कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई, कहां से आया कोरोना। सिर्फ मोटामाटी एक जवाब मिल पाया है कि वुहान से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन कैसे, ये सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ है। आधिकारिक रूप से अभी तक कोविड के सोर्स का पता नहीं चल पाया है। इसी साल अक्टूबर में अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके एक हिस्से में कहा गया, एजेंसी सीमित कॉन्फिडेंस से समझती है कि शायद कोविड-19 लैब से ही लीक हुआ हो सकता है। शायद के बाद कुछ भी कहा जाए, शायद ही याद रहता है। इस एक रिपोर्ट के बाद अमेरिकी इंटेलिजेंस ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हो सकता है हम कभी पता न लगा पाएं कि कोविड की शुरुआत कैसे हुई। इंटेलिजेंस के फेलियर के बावजूद दुनिया भर के वैज्ञानिक अभी भी इस खोज में लगे हुए हैं। इस मामले में कनाडा की मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट बुधवार को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश हुई। डॉक्टर अलीना चैन ने क्रॉस पार्टी पैनल के सामने बताया कि वायरस के ओरिजिन के लिए लैब से लीक होने की संभावना सबसे ज्यादा है। जब उनसे पूछा गया कि वो इस मामले में कितनी आश्वस्त हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, ये समय का मसला है। जो लोग इस महामारी के ओरिजिन के बारे में जानते हैं, उनके लिए सामने आना अभी सुरक्षित नहीं है। हो सकता है 5 साल बाद या शायद 50 साल बाद इसके बारे में पता चले। हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां हर चीज का बहुत सारा डेटा उपलब्ध है। बस इस डेटा की सिलसिलेवार ढंग से जांच किए जाने की जरूरत है और हम कोविड के सोर्स तक पहुंच जाएंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या वायरस को लैब में मॉडिफाई किया गया था, डॉक्टर चैन ने जवाब दिया कि अधिकतर टॉप वायरोलॉजिस्ट ने इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया है और इसमें वो भी शामिल हैं जिन्होंने खुद ऐसा करने का प्रयास किया था। उन्होंने आगे कहा, हमें पता है कि इस वायरस में एक यूनिक फीचर है।
वायरस में फ्यूरिन क्लीवेज साइट के कारण ये महामारी के रूप में फैला है। अगर ये नहीं होता तो महामारी इतनी बड़ी नहीं होती। इसी साल सितंबर में इको हेल्थ अलायंस नाम की एक कंपनी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के संपर्क में थी। दोनों के बीच प्रस्ताव बना था कि वायरस में नोवेल फ्यूरिन क्लीवेज साइट्स जोड़ी जाएं। इसलिए इस बात की आशंका और बड़ी हो जाती है कि वायरस लैब में ही बनाया गया हो। वायरस के नेचुरल ओरिजिन के बारे में उन्होंने कहा, इस बात के अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं कि वायरस जानवरों से फैला है। फ्यूरिन क्लीवेज साइट्स की मौजूदगी के चलते अगर कोई दावा करता है कि वायरस लैब से लीक नहीं हुआ तो उसे ये प्रूव करना होगा कि नेचुरल वायरस में ये साइट्स कहां से आई। कोविड के सोर्स का पता लगाने के लिए जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, वहीं चीन, जिसके पास इसका सारा डेटा है, वो चुप्पी साधे हुए है। चीन ने कभी शुरुआती केसेस का डेटा रिलीज नहीं किया और साथ ही वुहान वायरोलॉजी लैब तक पहुंच को भी सीमित रखा। लॉजिक का सिद्धांत है कि अगर किसी चीज का कारण या मनोभाव समझ ना आए तो देखा जाना चाहिए कि इससे फायदा किसे हो रहा है। साफ दिखता है कि फायदा चीन को है, जो इस जानकारी को दबाकर रखना चाहता है। अब चलते हैं कोविड से आ रही दुनिया भर की खबरों पर, खासकर लेटेस्ट कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर आ रही खबरों पर। इसी हफ्ते साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन पर वैक्सीन के असर को लेकर परीक्षण किया गया। पता चला कि जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का ओमिक्रॉन पर लगभग ना के बराबर असर हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार एंटीबॉडी बन रही है, लेकिन इतनी नहीं कि ओमिक्रॉन को न्यूट्रलाइज कर सके। कोविड के खिलाफ एक मात्र हथियार है हमारे पास, वैक्सीन। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक वैक्सीन के असर को जांचने में जुटे हुए हैं। हांगकांग यूनिवर्सिटी से वैक्सीन को लेकर एक और चिंताजनक खबर आई है। 25 लोगों पर हुए परीक्षण में सामने आया है कि साइनोवैक और बायोएनटेक वैक्सीन भी ओमिक्रॉन पर प्रभावी असर नहीं डाल पा रही हैं, जिसके चलते वैक्सीन के 2 डोज का असर सिर्फ 20 से 25% तक ही रह गया है। टेक्निकल भाषा में इसे वैक्सीन एफिशिएंसी कहा जाता है, जो डेल्टा वेरिएंट पर लगभग 70% है। चिंता की बात यह है कि साइनोवैक चाइना की वैक्सीन है, जिसे अधिकतर अफ्रीकी देशों को दिया गया है, और वहीं पर ओमिक्रॉन का असर सबसे ज्यादा बना हुआ है। अमेरिका में भी स्वास्थ्य विभाग से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। व्हाइट हाउस के चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फाउची का कहना है कि फाइजर और बायोएनटेक वैक्सीन की 2 डोज का असर कम हो गया है। ओमिक्रॉन से पहले 2 डोज से 80% सुरक्षा मिल रही थी, जो अब घटकर 33% रह गई है। इसलिए बूस्टर डोज की सख्त आवश्यकता है। अमेरिका में 61% लोगों को वैक्सीन की 2 डोज और 27% को बूस्टर डोज लग चुकी है। इसके बावजूद पिछले एक हफ्ते में 68,000 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा है। पिछले 2 हफ्तों में ये 21% बढ़त है। शुरुआती जांच में पता लगा है कि ओमिक्रॉन की फैलने की रफ्तार डेल्टा से बहुत ज्यादा तेज है। ओमिक्रॉन के केसेस की संख्या हर 2 दिन में दोगुनी हो रही है। डेल्टा में ये रेट 7 से 10 दिन के बीच था। दूसरी दुनिया यानी कि यूरोप भी ओमिक्रॉन की आहट से घबराया हुआ है। बुधवार को यूके में कोविड के 78,000 मामले रिकॉर्ड किए गए और फ्रांस में ये संख्या लगभग 63,000 है। कोविड की शुरुआत से ये अब तक एक दिन में रिकॉर्ड किए गए सबसे ज्यादा मामले हैं। पिछले साल जनवरी में जब ब्रिटेन में कोविड पीक पर था, तब ये संख्या 60,000 थी। ब्रिटेन में अभी तक 1,10,00,000 लोग कोविड पॉजिटिव टेस्ट हो चुके हैं, कुल जनसंख्या का लगभग 20%। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आगाह किया है कि कोविड की जल्द ही एक नई लहर आ सकती है, जिसके सामने पुरानी लहरें बौनी साबित होंगी। हालांकि उनकी अपनी संसद से उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को 100 से ज्यादा सांसदों ने महामारी के और सख्त उपायों के विरोध में वोट दिया था। यूके हेल्थ एजेंसी के चीफ एग्जीक्यूटिव जेनी हेरिज ने बताया है कि ओमिक्रॉन कोविड की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ सकता है। ब्रिटेन में अभी तक ओमिक्रॉन के 10,000 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 10 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा और एक की मृत्यु हो गई। लंदन शहर में जल्द ही ओमिक्रॉन डेल्टा को पिछाड़ते हुए मुख्य स्ट्रेन बन सकता है। अब सवाल ये कि अगर ओमिक्रॉन डेल्टा से कम मारक है तो फिर दुनिया में इतनी चिंता क्यों जाहिर की जा रही है? इसका जवाब दिया है इंग्लैंड के डेप्यूटी चीफ मेडिकल ऑफिसर वेन टैम ने, वो भी एक फुटबॉल एनालॉजी से। उन्होंने कहा, हमने 11 लोगों की टीम से इस गेम की शुरुआत की, फिर अल्फा और डेल्टा वेरिएंट आए जो शुरुआती वायरस से थोड़ा अलग थे। इन वेरिएंट ने हमारे 1-2 खिलाड़ियों को घायल किया,
जिस कारण हमें सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स का उपयोग करना पड़ा ताकि हम खेल में बने रह सकें। हमारे पास वैक्सीन है और इसके चलते हम अभी भी खेल में बने हुए हैं। ओमिक्रॉन का आना ऐसा है मानो हमारे एक दो मजबूत खिलाड़ियों को येलो कार्ड दिखाया जाए। संभव है कि इससे ज्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन अगर इनमें से एक भी कार्ड रेड में तब्दील हो गया तो हमें 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ेगा। और जैसा कि फुटबॉल में होता है, तब 10 खिलाड़ियों को अपना 120% देना होगा। इसका मतलब है सावधानी और बूस्टर डोज। हम लाल कार्ड मिलने का इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए हम सभी को अभी से अपना पूरा योगदान देना होगा। वेंटैम के सीनियर चीफ मेडिकल ऑफिसर क्रिस विल्टी ने कहा, हम अभी ओमिक्रॉन के बारे में सब कुछ नहीं जानते, लेकिन जितना भी जानते हैं वो डरावना है। ये बहुत सीरियस खतरा है और इसलिए हम सभी डरे हुए हैं, जिसकी मुख्य वजह है इसके फैलने की स्पीड। सारे अस्पताल अभी से भरे हुए हैं और स्टाफ थक चुका है। वैक्सीन अभी भी कुछ हद तक कारगर है, खासकर बूस्टर डोज। इस चलते हम अभी भी इस नए स्ट्रेन से लड़ सकते हैं, लेकिन हमें वैक्सीन की रफ्तार बढ़ानी होगी। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार रिसर्चर्स ने बताया है कि ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले फेफड़ों में कम रफ्तार से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इसके फैलने की रफ्तार डेल्टा से 70 गुना ज्यादा है। अब थोड़ा गणित से समझते हैं। ओमिक्रॉन चाहे कम मारक हो, लेकिन इसके फैलने की रफ्तार बहुत तेज है। अभी तक पूरी दुनिया के 77 देशों में ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं। आधी से ज्यादा दुनिया अभी भी अनवैक्सीनेटेड है। वैक्सीन की 2 डोज भी ओमिक्रॉन पर कम असर कर पा रही हैं, और वो भी कम ही लोगों को लग पाई हैं। ऐसे में जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है, उन पर ओमिक्रॉन का खतरा बहुत ज्यादा है। साथ ही वायरस जितना ज्यादा फैलेगा, उसके उतने नए स्ट्रेन डेवलप होंगे, और कौन सा स्ट्रेन कमर तोड़ के रख देगा कहा नहीं जा सकता। डेल्टा की तबाही के बाद हॉस्पिटल कमोबेश बेहतर तैयार है, लेकिन स्टाफ के लिए बार बार इतनी बड़ी लहरों को संभालना मुश्किल होता जाएगा। और 70 गुना रफ्तार से फैलने वाले वायरस में अगर 1% लोगों को भी हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा तो ये संख्या करोड़ों में होगी। दूसरी समस्या वैक्सीन असमानता को लेकर है। WHO के अनुसार 41 देश अभी भी अपनी आबादी के 10% का टीकाकरण नहीं कर पाए हैं। वहीं 98 देश 40% तक भी नहीं पहुंचे हैं। कहीं तीसरी डोज लग रही है तो कहीं पहली भी नहीं लग पाई है। ओमिक्रॉन से एक बड़ा खतरा यह है कि इससे वैक्सीन की जमाखोरी शुरू हो सकती है। जो देश अब तक वैक्सीन बांट रहे थे, वो 3rd डोज के चक्कर में जमाखोरी शुरू कर देंगे। इसलिए चाहे ओमिक्रॉन डेल्टा से कम मारक हो, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। भारत में कोविड का भयानक रूप देख सकते हैं, इसलिए आबादी की संख्या को देखते हुए सबसे ज्यादा चिंता भारत में भी है। आज ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के केसों की संख्या 10 हो चुकी है। भविष्य किसी को नहीं पता, हो सकता है कि हल्की सी हवा हो, लेकिन तूफान झेल चुके देश के लिए हल्की सी आहट भी सजग होने का संदेश है। अब सुर्खी। पहली सुर्खी अफगानिस्तान से है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को दिए एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने ही तालिबान को काबुल में प्रवेश करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, तालिबान ने इस बात का आश्वासन दिया था कि उसके लड़ाके अफगान राजधानी में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जब राष्ट्रपति गनी देश से भाग गए तो सरकारी ढांचा और सुरक्षा एजेंसियां फेल हो गईं। इसलिए मैंने हिंसा और लूटपाट रोकने के लिए खुद तालिबान को काबुल में आने का न्योता दिया था। गौरतलब है कि तालिबान सरकार अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से मान्यता पाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने उन्हें आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। दूसरी सुर्खी चीन से। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक वर्चुअल मीटिंग हुई है। कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक लोकतांत्रिक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें चीन और रूस को न्योता नहीं दिया गया। साइड नोट ये कि इसमें पाकिस्तान को न्योता दिया गया था, लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका को नहीं। वाह, खैर, जिनपिंग और पुतिन की इस मीटिंग का मकसद बहुत खास है। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस में ठनी हुई है। रूस की मांग है कि बाइडेन लिखित में दें कि नाटो रूस पर हमला नहीं करेगा। साथ ही साथ यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सेना की उपस्थिति बढ़ती जा रही है। मीटिंग के बाद पुतिन ने बताया कि जिनपिंग ने रूस की मांग का समर्थन किया है और इंडो पैसिफिक में अमेरिका के बढ़ते दखल से दोनों देश चिंतित हैं। चीन में विंटर ओलंपिक का आयोजन होना है। पुतिन ने इस मामले में पश्चिमी देशों के बहिष्कार को गलत बताते हुए कहा कि वो ओलंपिक के दौरान स्वयं चीन जाएंगे।
इस साल दोनों देशों के बीच हुई ये दूसरी बैठक है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कोल्ड वॉर के दो पुराने खिलाड़ी अमेरिका को घेरने की फिराक में हैं, खासकर तब जब बाइडेन के आने के बाद यूरोप भी रूस और चीन को आंखें दिखाने लगा है। जाते जाते एक जानकारी लेते जाइए। 17 से 19 दिसंबर होने वाला है कुछ खास। साहित्य, कला, पत्रकारिता, राजनीति, खेल, उद्योग आदि जगत के बड़े नाम आएंगे एक साथ और होंगे रूबरू उन लोगों से जिनसे मिलकर बनता है हिंदुस्तान। देश के प्रख्यात कलाकारों द्वारा हर शाम सांस्कृतिक प्रस्तुति। तो स्वागत है आपका देश के पहले सोशियो कल्चरल फेस्टिवल लिट चौक में, जो होगा यशवंत क्लब इंदौर में। शुक्रिया, शुभ रात्रि।